नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा लक्ष्य था एक महीने में 500 सब्सक्राइबर पहुंचाने का। और आप सब ने जो प्रयास किया इस चैनल के लिए, एक महीना कल पूरा हो गया था और 500 के ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। अगले महीने का जो आज से शुरू हो रहा है 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि आप सबका जिस तरह से सहयोग और प्यार मिल रहा है, ये भी हम लोग पूरा कर लेंगे। हम बात आज करते हैं फिर इजराइल और ईरान की। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जिस प्रकार से इजराइल आतंकवादी संगठनों को चुन चुन कर निशाना बना रहा था और पूरे मिडिल ईस्ट से उन्हें खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ था। इसको देख करके बहुत दिन तक जो चुप बैठा था ईरान, जिसके पलटवार की संभावनाएं बनी हुई थी, उसने एकाएक जैसे हिजबुल्लाह कमांडर मारा जाता है नसरुल्लाह, उससे बर्दाश्त नहीं होता है और उसने जबरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला बोल दिया। और आपने देखा कि उसने बकायदा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है इजराइल का। मोसाद को टारगेट किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को डैमेज किया, तेल अवीव में बहुत सारा नुकसान किया। जो एयरफोर्स कमांड था इजराइल का, उसको उसने बहुत नुकसान किया। और ऐसा उसका दावा है कि F-35 और F-16 तमाम इस तरह के जो एयरक्राफ्ट थे, उसको उसने खत्म कर दिया है। और हाइफा में भी कई जगह उसने नुकसान, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि इजराइल जबरदस्त पलटवार करेगा। सभी इस बात पर एक मत थे कि इजराइल जो है बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगा। और इजराइल ने कहा भी था कि हम अपने हिसाब से अपना समय और टारगेट तय करके हम इसका जवाब देंगे। लेकिन काफी समय बीत गया है, इजराइल की ओर से कोई बड़ा इनिशिएटिव ईरान के खिलाफ खास तौर से नहीं लिया गया है। लेबनान के खिलाफ और सीरिया के खिलाफ और यमन के खिलाफ ये जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ इजराइल का साइलेंट मोड में चले जाना, ये एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय भी है कि क्या इजराइल का लेबनान प्लान फेल हो गया है। क्योंकि लेबनान को अगर उसे न्यूट्रलाइज करना है पूरी तरीके से, सीरिया में जो आतंकी हैं या कहीं भी हैं न्यूट्रलाइज करना है, तो उसे सबसे पहले ईरान को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ताकत ईरान है। और क्या इजराइल ईरान से डर गया है? क्या ईरान पर वो सीधा हमला करने में डर रहा है? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। ईरानी हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग होना ये अपने आप में खुले युद्ध की चुनौती है। अब इसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अगर दूसरा पक्ष सीधे उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो या तो वो कमजोर है या फिर वो कोई बड़ी योजना पर काम कर रहा है और किसी अनुकूल समय की प्रतीक्षा में है। क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल का भारी नुकसान हुआ था और ईरान की ताकत हालांकि इजराइल से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। ये भी एक विषय है जो इजराइल पलटवार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है और उसकी ताकत केवल उसकी सैन्य व्यवस्था तक नहीं है। सैन्य व्यवस्था तो उसकी ताकतवर है ही है और इजराइल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। तकनीकी रूप से इजराइल ज्यादा ताकतवर है, टेक्निकल वेपन्स इजराइल के पास उससे ज्यादा है, लेकिन नंबर्स ऑफ वेपन्स, नंबर्स ऑफ जो आर्म फोर्सेस, वो सारी चीजें इजराइल के पक्ष में जाती है। एक बात और है ईरान के लिए जो उसको ताकतवर बनाता है, वो इस्लामी मिलिशिया को कंट्रोल करता है। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चाहे फंडिंग देने की बात हो, उनको चाहे हथियार देने की बात हो, उनको हर प्रकार से सहयोग समर्थन देने की बात हो, वो ईरान करता है और खुलेआम करता है। लेबनान का हिजबुल्लाह हो
सीरिया में भी हिजबुल्लाह और सीरियन अरबिक रिपब्लिकन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआईएस पहले वहां काम करता था, सबिया, बहुत सारे इस तरह के नाम ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं, या यमन का जो हुती ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, फिलिस्तीनी का हमास की बात हो, इन सब को खुलेआम अगर कोई सहयोग समर्थन देता है तो ईरान देता है, और उसके बाद कतर देता है। कतर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ईरान फाइनेंशियली भी देता है और वेपन्स भी देता है, और हर प्रकार से जो है उनको सपोर्ट करता है। हालांकि हिजबुल्लाह और हूती के ऊपर इजराइल का हमला लगातार चल रहा है, और हूती और हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। हिजबुल्लाह तो लगातार लड़ रहा है, सीधी लड़ाई लड़ रहा है, और युद्ध क्षेत्र का बड़ा विस्तार हो गया है। ये चीजें नेतन्याहू साहब ने भी बताया था कि हम 7 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और 7 मोर्चे पर अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो 7वां मोर्चा ईरान है। ईरान से सीधी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ईरानी परमाणु बम का डर है? क्योंकि ईरान के पास अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी जो अनडिक्लेयर न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जो न्यूक्लियर क्लब से बाहर हैं, उनके पास क्या वेपन्स है, क्या ताकत है, ये बहुत सारी चीजें अभी भी लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं है। और ये भी है कि ईरान अगर चाहेगा तो उसको उसके मददगार देशों से हथियार मिल सकता है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, जो इजराइल और अमेरिका और नेटो कंपनी का विरोधी पक्ष है, चाहे वो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, इवन पाकिस्तान से भी उसे इस तरह की मदद मिल सकती है। अगर उसके पास वेपन्स नहीं है तो भी वो न्यूक्लियर वेपन्स इन देशों से प्राप्त कर सकता है, अगर वो इसकी स्थिति उसके सुरक्षा पर आती है तो। एक बात और है कि अमेरिका की जो पैंतरेबाजी चल रही है युद्ध में, युद्ध पे एक एक पर्याप्त डिस्टेंस भी मेंटेन करके अमेरिका चल रहा है, क्योंकि अमेरिका को एक डर यह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट के देश हमें नाराज हो जाएं ईरान के खिलाफ ज्यादा हमलावर होने के बाद, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसके इंटरेस्ट हैं, मिडिल ईस्ट के कई देशों में उसके आर्म फोर्सेस हैं, वहां पर उसके बेस हैं, पूरा पूरा इंटरेस्ट एरिया है उसका। तो ये भी देखता है कि हम इजराइल का समर्थन इस हद तक ना करें कि बाकी देश नाराज हो जाएं। दूसरा एक और डर है अमेरिका को, तो ऐसा ना हो कि हमारे आने के बाद और यूरोपीय देशों के आने के बाद दूसरा पक्ष, चाहे रसिया हो, चाइना हो, या दूसरा जो पक्ष है वो कहीं पोलराइज ना हो जाए, और ऐसा होता है तो इस पूरे सिस्टम में वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा हो जाएगी। इजराइल के सामने एक संकट और आ गया था पिछले दिनों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेटो में भी स्थिरता की समस्या है इजराइल को लेकर के। फ्रांस ने जो यूटर्न लिया था और ये कहा था कि इजराइल को जो वेपन्स दिए जा रहे हैं वो अब नहीं देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए सप्लाई। हालांकि बाद में नेतन्याहू ने बहुत तीव्र भर्त्सना की है, और उसके बाद वहां के जो मैक्रोन साहब थे राष्ट्रपति फ्रांस के, उनका वो आया था कि नहीं भाई, हम आपकी मदद में हैं और आपकी मदद के लिए रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि नेटो की जो भूमिका है अभी कहीं फिलहाल दिख नहीं रही है, और अमेरिका भी बहुत सीमित भूमिका में अपने आप को आगे बढ़ा पाया है। अमेरिका में चुनाव भी हमने कहा था कि अमेरिका फूंक फूंक करके कदम रखेगा, क्योंकि उसके चुनाव में क्या उसका पॉजिटिव नेगेटिव असर जाएगा ये भी अमेरिका को देखना पड़ रहा है, क्योंकि बाइडेन सरकार की वैसे भी नीतियां कमजोर रही, उनके शासनकाल में अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है, ये भी एक जिम्मेवारी की बात है। और यूक्रेन संकट की दोहरी मार भी झेल रहा है अमेरिका, क्योंकि उसको भी मदद कर रहा है, उसको भी हथियार भेज रहा है, उसको भी फंड भेज रहा है, उसके लिए भी पूरी तरीके से बैकबोन बना हुआ है। तो अमेरिका के ऑलरेडी 2 फ्रंट खुल गए हैं, एक यूक्रेन में और एक इजराइल में। दोनों फ्रंट पर उसे बैलेंस बनाना पड़ रहा है कि हम दोनों फ्रंट को अगर आगे पीछे हट जाएंगे तो हमारा प्रभाव कम होगा, और बहुत ज्यादा करेंगे तो विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है, ये भी स्थिति है। इसलिए शायद अमेरिका युद्ध का ज्यादा विस्तार नहीं चाहता है, और जैसा मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट में उसके अपने हितों की रक्षा पर भी काम करना है। और विध्वंस और विश्व युद्ध के खतरे के कारण भी क्या ईरान पर इजराइल पलटवार करने से बच रहा है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अमेरिका के बिना सहमति के मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा स्टेप लेगा।
इजराइल को स्वयं के बलबूते पर लड़ने की योजना बनानी होगी अगर वास्तव में उसे ईरान से लड़ना है या किसी भी देश से लड़ना है, क्योंकि अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट पर काम करेगा। हालांकि इजराइल का जो टेक्टिकल वार स्ट्रेटजी है वो बहुत फेमस रही, उसका लड़ने का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से काम करता है। जैसे उसने पेजर बम अटैक किया, दुनिया को किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, उसके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, वो करता रहता है एक्सपेरिमेंट जो है। हम आते हैं, देख लेते हैं कि ईरान और इजराइल की जो मिलिट्री कॉम्परेटिव मिलिट्री पावर है वो क्या है, क्योंकि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक रेफरेंस है, और उस स्ट्रेटेजिक सिनारियो रिपोर्ट को हम देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस का सेंटर है, ये यूके का है, इसने जो एक लिस्ट पब्लिश की थी उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो आबादी के लिहाज से इजराइल 9.6 मिलियन आबादी है, यानी लगभग 96 लाख की आबादी मानी जाती है, और ईरान के पास 88.6 मिलियन आबादी है, अर्थात ईरान लगभग 9 करोड़ की आबादी वाला देश है। जीडीपी के बारे में देख लें तो इजराइल की जीडीपी 525 बिलियन है, बिलियन डॉलर है, और ईरान की 413 बिलियन डॉलर है, यानी इसमें इजराइल ईरान से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है। डिफेंस बजट के बारे में देख ले तो 19 बिलियन 1900 बिलियन लगभग डिफेंस बजट इजराइल का होता है, जो काफी ज्यादा है, और 7.4 बिलियन ईरान का, अर्थात ईरान पैसा सेना पर इजराइल से बहुत कम खर्च करता है, जबकि सेना ईरान के पास इजराइल से कई गुना ज्यादा है। जीडीपी रेशियो अगर देखें कि डिफेंस बजट में जो खर्च होता है उसका जीडीपी रेशियो क्या है, तो 4% इजराइल खर्च करता है और 2% ईरान खर्च करता है, अर्थात उनके अपने जीडीपी का ये रेशियो है जो लगभग इजराइल से ईरान आधे पर है। आर्मी की बात करें तो आर्मी की संख्या इजराइल के पास लगभग 1,69,500, लगभग 1,70,000 है, जबकि ईरान के पास 6,10,000 है, यानी कई गुना ज्यादा सेना ईरान के पास है इजराइल से। और टैंक की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1370 टैंक इजराइल के पास हैं और 2000 के आसपास टैंक ईरान के पास हैं। ईरान के पास काफी ज्यादा टैंक है। आर्टिलरी की बात करें तो लगभग 530 आर्टिलरी इजराइल के पास है और लगभग 6000 सुपर संख्या बताई गई ईरान के पास आर्टिलरी की। हेलीकॉप्टर की बात करें, मैं समझता हूं कि इसमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। 43 हेलीकॉप्टर्स इजराइल के पास हैं, 57 हेलीकॉप्टर्स ईरान के पास हैं, इसमें भी ईरान आगे है। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्ट हैं 340 के आसपास एयरक्राफ्ट इजराइल के पास हैं, जिसमें मेजरली F-15 और F-35 एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हैं, और 310 एयरक्राफ्ट ईरान के पास हैं, जिसमें वो FS-4, FS-5, FS-14 एस करके इस तरह से है, पुराने मॉडल का है, बहुत लेटेस्ट मॉडल का नहीं है। और मिसाइलों की बात करें तो इजराइल की मिसाइलों के कोई संख्या अभी तक फाइनलाइज के पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ईरान के पास 3000 प्लस मिसाइलों की संख्या बताई जा रही है। एक बात और है कि इजराइल के पास आयरन ड्रोन्स हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। ईरान के पास अभी इस स्थिति का कयास लगाया जा रहा है कि शायद उसको S-400 रशिया से मिला है कि नहीं मिला है, तो जब अटैक होगा उसके बाद पता चलेगा कि उसने क्या इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये चीजें अभी कंफर्म नहीं, लेकिन इजराइल के पास है। नेवी की बात करें तो एक रिपोर्ट में कहा गया कि 101 शिप्स इजराइल के पास है और 67 ईरान के पास है, लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि 60 शिप्स इजराइल के पास है और 210 के आसपास सिर्फ ईरान के पास है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। लेकिन सबमरीन की बात करें तो सबमरीन में 5 सबमरीन इजराइल के पास बताई जा रही है और 17 अर्थात 17 सबमरीन ईरान के पास बताई जा रही है। कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट देखें तो जो सैन्य संख्या है उसमें ईरान भारी पड़ता है। कुछ और चीजें हैं, जैसे साइबर वार से संबंधित चीजों में इजराइल बहुत पावरफुल है। हालांकि ईरान के पास भी कम्बैट ड्रोन वगैरह हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें इजराइल बहुत है। और
ईरान के प्लस पॉइंट है, उसके पास मिलिशिया बहुत है, आतंकवादी गुटों का समर्थन बहुत है। हम अगर विश्लेषण करें तो ये पाते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब तो बैलिस्टिक मिसाइल ही हो सकता है। अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारी है या क्रूज मिसाइल मारी है तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ही उसका जवाब हो सकता है। उससे कम देने का मतलब है कि आपने जो है उसको एक तरीके से जो है स्पेस दे दिया है कि आप आगे नहीं जाना चाहते। अब क्या ईरान की ताकत इजराइल से ज्यादा इसलिए ईरान डर रहा है, इजराइल डर रहा है? मैं समझता हूं ये कारण हो सकता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। क्या इजराइल ने जो युद्ध क्षेत्र का विस्तार कर लिया है और 7 मोर्चों पर लड़ा है, यमन में भी लड़ रहा है, सीरिया में लड़ रहा है, लिबनान में लड़ रहा है, फिलिस्तीनी की हमास से भी लड़ रहा है, ईरान से भी लड़ रहा है, कई देशों से लड़ रहा है, क्या ये बुद्धिमानी है इतने मोर्चे खोल लेना? ये भी एक विषय है जिस पर मैं समझता हूँ समझना चाहिए इजराइल को भी। ईरान की इस्लामी मिलिशिया का जवाब मिलिशिया से तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादी पालने का शौक या तो पाकिस्तान रखता है या फिर ईरान रखता है या फिर कतर रखता है। दुनिया में 3 ही मुख्य देश हैं। लेकिन ये जो ईरान के जो लेबनान के हिजबुल्ला है, सीरिया के जो हिजबुल्ला और अरबियन रिपब्लिक हैं, या यमन के हुतीस है, फिलिस्तीनी के हमास है, इनका जवाब इजराइल के पास है तो सिर्फ और सिर्फ मोसाद है। इजराइल का मोसाद ही है जो इन सारे आतंकवादियों को नष्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, देश के अंदर घुस करके ऑपरेशन चलाने में, और उसने ये काम बाखूबी किया भी है। ईरानी परमाणु बम का जवाब तो इजराइल के पास है, और शायद अगर ईरान के पास परमाणु बम नहीं है या मित्र देशों से नहीं मिलता है तो इजराइल के परमाणु बम का जवाब ईरान के पास नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और नेटो का जो अविश्वास है, मैं समझता हूं इजराइल के पास खुल के ना आना, ये भी एक कारण हो सकता है कि इजराइल कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है। लेकिन इजरायली टैक्टिकल वार का इंतजार करिए। इजराइल का जो टैक्टिकल वार है वो अपने समय, अपना स्थान, अपने लक्ष्य को देखते हुए ही होता रहा है। नेतन्याहू साहब ने ये बात कही भी है, और उन्होंने चाहे सुलेमानी को मामला हो, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मारना हो या इस्माइल हानिया को मारना हो, ये लोग मारे गए हैं। आने वाले समय में सुप्रीम लीडर जो उनके अली खामनेई साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग टारगेट हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि इजराइल ने अगर कहा है तो वो अपना वचन जरूर पूरा करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।